हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू एग्जाम। गाइस, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको एनसीईआरटी 10th क्लास की और वीडियो मिल सके। और अगर आप पे कितना भी कम समय हो तो भी आप या 10 से 15 मिनट के बीच में वीडियो बनती है रोज की रोज, और एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। फ्रेंड, आप आज आज की आपके लिए है जर्मनी की एकीकरण। क्या था जर्मनी का एकीकरण, क्यों हुआ जर्मनी का एकीकरण? ये फ्रेंड, आप किसी भी मतलब किताब या बुक से या आप मॉडल ले लीजिए, मास्टरमाइंड, अवतार, राजीव, विद्या, किसी का भी ले लीजिए, राकेश, मतलब किसी का भी आप मॉडल ले लीजिए। तो अगर आपने इसका चैप्टर अगर विस्तार में पढ़ा तो फ्रेंड आपको समझ में आ सकता है कुछ भी। अगर मॉडल से पढ़ रहे हो तो फ्रेंड आपको समझ लीजिए कुछ नहीं आने वाला है। मैं अभी आपसे बता रहा, जरा आप रटते रह जाएंगे। क्वेश्चन के लिखते समय यही याद करेंगे कि जैसे बिस्मार्क था ना, बिस्मार्क कौन था फ्रेंड, आप यह भी याद नहीं कर सकते, केवल याद कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जर्मनी का एकीकरण की कि क्या कहानी थी। कहानी सुनाऊंगा फ्रेंड आपको। कुछ नहीं, आंखें बंद करना, केवल कहानी सुनो, कुछ मत इसमें देखना, तब भी आपको फ्रेंड मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपको 90 से 95% तो कहानी पूरी याद हो जाएगी, 100% कहानी याद हो जाएगी। केवल मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाने की कला से आपको लगा दूंगा कैसे आपको कहानी सुननी है केवल। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं जर्मनी का एकीकरण। क्या था जर्मनी का एकीकरण? इससे पहले अगर फ्रेंड आपने मेरी और वीडियो है, जैसे कि यूरोप का राष्ट्रीयवाद, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का क्या कारण था, उसमें क्या उदय हुआ था नेपोलियन का, वह नहीं पढ़ा तो फ्रेंड आपको यह वीडियो समझने में थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आ सकती है। तब भी फ्रेंड आपको पूरी समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं नेपोलियन की, अरे, जर्मनी की एकीकरण। तो इससे पहले फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। क्या है जर्मनी का एकीकरण? जर्मनी का एकीकरण मतलब किसी चीज का एक करना। क्या उससे पहले वह कई भागों में टूटा हुआ था? हाँ फ्रेंड, उससे पहले यह ना 300 भागों में था। 300 मतलब ऐसे कि ये अपना यूरोप है, ये यूरोप है ना, यहाँ पे है इंग्लैंड, यहाँ पे है फ्रांस, ये है बीच में जर्मनी। जर्मनी में कहीं 300 छोटे छोटे, कहीं 300 भागों में यह टूटा हुआ था। जिसमें से नेपोलियन थे ना, जो नेपोलियन भैया, इससे पहले मैंने पढ़ाया ना नेपोलियन फ्रांस की क्रांति, उसने जर्मनी के 300 छोटे छोटे में से बड़े बड़े मतलब मिला के 38 राज्य कर दिए। 38 है कहीं 39 है, तो मैं बता रहा फ्रेंड, 38 प्लस एक, यानी कि 38 प्लस 1 बराबर 39। 39 में एक है पिरसा, पिरसा मिला के फ्रेंड ये 39 हो जाते हैं। तो फ्रेंड, क्या कारण था जर्मनी क्यों एकत्रित हुआ? तो फ्रेंड, ये नेपोलियन तो 38 में कर गया था, मतलब 300 की जगह 38 में ला गया था। तो फ्रेंड, इन्होंने जब अपनी पांडुलिपि पढ़ी, पांडुलिपि क्या होती है, यानी 75 साल पुराना इतिहास को बोलते हैं हम पांडुलिपि। जो चीज 75 साल पुरानी हो जाए, जो आज से हम इतिहास पढ़ते हैं और उससे 75 साल पुराना पढ़े, उसे बोलते हैं पांडुलिपि। जब जर्मनी के लोगों ने अपनी पांडुलिपि पढ़ी तब उनको एहसास हुआ कि हमारी क्या संस्कृति थी। मतलब ये जर्मनी है ना, हम सबकी एक ही संस्कृति है, एक ही मतलब भौगोलिक मतलब भूगोल, यानी कि आसपास की मैपिंग भी सारी एक ही लग रही। आर्थिक स्थिति जब इन्होंने पढ़ा कि हम एक एक समय में बोलते नहीं, एक समय का राजा आज गुलाम होगा, मतलब एक समय हम क्या थे, कितना ताकतवर थे, और आज हमारी क्या स्थिति होगी। सामाजिक, हमारा समाज कितना दूषित हो चुका है। रण राजनीतिक, इन्होंने देखा राजनीतिक, राजनीति के बारे में इन्होंने देखा कि जैसा कि ये बस समझना फ्रेंड, ये चित्र समझो पहले। यहाँ पे इंग्लैंड, यहाँ पे है फ्रांस, ये है जर्मनी। मतलब हम पे जो राज्य कर रहे हैं ना राजनीतिक, वो यहाँ के लोग कर रहे हैं, क्योंकि नेपोलियन ने उस समय पूरे यूरोप को जीत लिया था, लगभग कुछ ही देश छोड़ के सारे यूरोप को जीत लिया था उस समय। तो मतलब ये इन्होंने देखा कि हम यहाँ पे होते हुए उसके अधीन क्यों हम गुलाम बन के रहे। तो इनके अंदर यह सारी चीजें देखने के बाद, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक चीज देखने के बाद, इनके अंदर एक भावना उत्पन्न हुई कि हम हमें भी आजाद हो जाना चाहिए। तो जैसा कहा जाता है कि आजादी के समय किसी एक इंसान का योगदान नहीं होता, काफी लोगों का योगदान होता है। जैसे कि अपना देश आजाद हुआ, देश आजाद किसने कराया फ्रेंड? कमेंट में कीजिए, मुझे लिख के बताइए। तो मोस्टली लोग बताते हैं महात्मा गांधी। जैसा कि महात्मा गांधी का ही नाम आता है, तो महात्मा गांधी ने देश को आजाद तो कराया, मतलब वो अकेले नहीं थे, उनके साथ भी कई लोग थे। आपने नाम सुना हो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव,
सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे महान महान नेता हुआ, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, मतलब काफी लोगों ने मिलके आजाद कराते हैं। तब भी मुख्य मतलब जो बैकबोन होती है ना, मतलब कभी पीछे नहीं हटते, कितना भी कुछ है। उसमें ही किसका नाम था ना, बिस्मार्क का। यानी कि उस गांधी का रोल यहाँ पे किसने अदा कर दिया, ऑटो वॉन बिस्मार्क। मैं गांधी की तुलना नहीं कर रहा बिस्मार्क, बिस्मार्क की लोगों में रक्तवाही नीति थी, और गांधी की थी अपनी बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी थे गांधी जी अपने। तो मतलब बताना चाह रहे हैं इसका महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क को जाता है। मतलब उससे पहले भी इसमें कई सारे विद्वान थे ना, उन्होंने भी हर तरीके से जर्मनी का एकीकरण करने की सोची। एक है ईगल, है हीरल नहीं है फ्रेंड, ईगल है। ईगल ने राज्य का एकीकरण किया। इसने मतलब हर ईगल ने राज्य का एकीकरण करने में ये थोड़ी नहीं कि आ जाओ मिल जाओ, यह लोगों को समझाता था, उनके बीच विचार करता था कि आपको एकत्रित होना चाहिए। जब हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब कुछ एक है, तो हम दोनों भाई भाई क्यों नहीं हो सकते, हम दोनों मिलके यानी पांचों का मिलके संघ क्यों नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड, ईगल ने राज्य का एकीकरण किया है। सॉल्विन, सॉल्विन ने रेल उद्योग, मतलब रेल चलती थी ना, उसका विभाग का ये अधिकारी था एक। तो फ्रेंड अधिकारी मत था ना, तो उसने रेल उद्योग में जब कोई निकलता था, रेल व्यापार से व्यापार हो रहा था, तो ये सारे लोगों को समझाता था कि भैया हमको एक साथ मिलना चाहिए, हमारी ये कहानी है, समझाता था। तो फ्रेंड महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने भी किया। लेकिन इसमें नाम किसका आता है, बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1915 को हुआ। कब हुआ, 1 अप्रैल 1915 को जन्म हुआ। बस लौ एवं रक्त की नीति अपनाता था। इसके बाद ये, उसके बाद ये है फ्रेंड, फ्रेंड ये है ना वर्सन सेफ्ट। यानी कि इसने क्या किया, इसने विद्यालय में गया, जो कॉलेज होते हैं ना फ्रेंड, उसमें आप भी एक कॉलेज में आ गए, तो उसमें देखिए स्टूडेंटों के जो युवा स्टूडेंट होते हैं ना, उसमें हर जगह कॉलेज मिलते। तो फ्रेंड ये कॉलेज में जाके वहाँ के जो युवा थे उसको समझाता था कि क्या कहानी है हमारी, कैसे थे, हमें एकत्रित हो जाना चाहिए। इसके बाद ही फ्रेंड कई सारे मतलब विद्वान तो बहुत होते हैं ना, तो कुछ ही का नाम तो लिख सकते हैं। एक और थे फ्रेंड, उनका नाम था ईगल, ईगल भी हो गई फ्रेंड, उसका नाम था हर्डन। हर्डर ने क्या किया, लोगों के लिए जिमें, जिम थी होती है ना जिम करने वाली, जिमें खुलाई। क्योंकि आजकल के जो यूथ होते हैं ना, हमारे तुम्हारी एज के लोग, क्रिकेट, जिम, स्पोर्ट, इन चीज़ों में ज़्यादा जाते। तो फ्रेंड जो हार्डर था ना, उसने जिमें खुलाई और वहाँ पे युवाओं को एकत्रित किया, और उनको समझाया कि हमें एकत्रित हो जाना चाहिए। मतलब सारे लोगों को इन्होंने समझाते गए कि हमें एकत्रित हो जाना चाहिए। और जो नहीं मानता था, जो ये था ना बिस्मार्क, उसको मार पीट के मतलब युद्ध करके, इसकी रणनीति थी लौ एवं रक्त की रणनीति, उसको मारपीट के अपने साथ एकत्रित कर लेता था। यह फ्रेंड, यह ना विलियम फर्स्ट, यह इसका एक पीएम था। पीएम मतलब एक अच्छे पद पे था। ये था राजा, राजा को बोलते हैं चांसलर। चांसलर मतलब उसके एक नीचे था, मतलब इसको पीएम बोलते हैं, मतलब उसका एक अच्छे विभाग का अधिकारी था। पीएम भी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री भी लिख सकते हो। राजा नहीं था फ्रेंड, ये तब चांसलर बोलते हैं राजा को। तो उसके नीचे यह कार्य करता था। तो मतलब इसने एक कथन भी दिया, इसने क्या कहा फ्रेंड, बिस्मार्क का कथन है, मैं सम्राट के साथ नष्ट हो जाऊंगा किंतु उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। यह इतना वफादार था फ्रेंड, यह बिस्मार्क था ना, इतना वफादार था। तो इसकी फ्रेंड रणनीति बहुत अच्छी थी। बिस्मार्क दिमाग का बहुत तेज माना जाता था, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी थी। तो फ्रेंड ये सारे हो गए ना, ये आप पेपर में केवल इसकी नाम लिख के केवल इतना इतना लिख दिए ना अपनी बातों में, आपको फ्रेंड बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। फ्रेंड ये फिर हुई 1848 में फ्रैंकफर्ट पर मिलने की योजना। ये क्या है फ्रेंड, यहाँ पे इनकी इन्होंने एक लोकल संसद बनाई। उस संसद का नाम क्या है, उन संसद का नाम है डाइट। क्या नाम है, डाइट। डाइट क्या होती है, जैसे अपने आप पार्लियामेंट यानी संसद बोलते हैं ना, जिसमें प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा होती है ना, जैसे ही हर जगह की संसद का एक विशेष नाम है। जैसे कि जर्मनी में बोलते हैं डाइट, अमेरिका में बोलते हैं कांग्रेस, अफगानिस्तान में बोलते हैं शोरा। मतलब हर जगह की संसद का एक विशेष नाम होता है। तो फ्रेंड इन्होंने अपने यहाँ पे मिलने की योजना बनाई, एक छोटी सी अपनी आपस में ही मीटिंग करने लगी। मतलब उस समय ये समझ, पहले फ्रेंड आप एक बार फिर फिगर समझिए। जैसे कि फ्रेंड ये है यूरोप, यहाँ पे है फ्रांस भैया, यहाँ पे है इंग्लैंड, यहाँ पे है अपने जर्मनी। राज्य कौन कर रहा है, फ्रांस के लोग यहाँ पे राज्य कर रहे। तो इन्होंने इसमें भी, जर्मनी में ही सबसे बड़ा राज्य है पिरसा। क्या नाम है, पिरसा।
पिरसा का भैया जो सबसे बड़ा होता है घर में उसकी चलती। अपने भी घर में भाई जो बड़े भाई हैं वो कहते हैं तो हमें माननी पड़ती है। कुछ भी विरोध कर लें यही उनकी बात माननी पड़ती है। तो पिरसा ने इनको एकत्रित करने का कार्य किया। जो जो है ना बिस्मार्क के पिरसा के ही राजा का वो था पीएम। उस उन्हीं के राजा का पीएम था, प्रधानमंत्री था। तो उसके बाद उन्होंने समझाया लोगों को एक है जॉलवरिन टैक्स, जॉलवरिन सीमा शुल्क। यानी कि जैसे कि ये फ्रेंड हम एक रास्ते से जर्मनी के अंदर एक जगह से जब दूसरी जगह पे व्यापार करने जाते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड चुंगी पड़ती, मतलब टैक्स, टोल टैक्स देते हैं रोड पे भी देते हैं हम टोल टैक्स, सबने देखा होगा वो तो नॉर्मली है। तो वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था जलवरिन जालवरिन सीमा टैक्स। उसको शुल्क को समाप्त कर दिया कि भैया हम भाई भाई हैं, हम एक दूसरे को टैक्स नहीं देंगे। कब किया? 1834 में। अब भैया जो बिस्मार्क की अब कहानी शुरू होती है। बिस्मार्क की कैसे कर दिया, बिस्मार्क की क्या योजना थी? बिस्मार्क की योजना की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी 1864 में, आषाढ़ 1864 में। पिरसा पिरसा बोले तो बिस्मार्क। यहाँ पे राजा था ना, राजा था विलियम फर्स्ट, उसका ही पीएम था कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क था ना, बिस्मार्क पिरसा की तरफ से। एक था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी भाई साहब नंबर 2 पे आता था क्षेत्रफल के हिसाब से। उसका भी एक तरफ जर्मनी में एक तरफ बिस्मार्क का, दूसरे तरफ ऑस्ट्रिया का सिक्का चलता था। मतलब इन दोनों के ही एक तरफ ये एक तरफ ये। इसको पता था मुझे जर्मनी का एकीकरण करना है तो मुझे ऑस्ट्रिया का साथ लेना पड़ेगा। अगर मैंने ऑस्ट्रिया से दगाबाजी की, उससे युद्ध कर लिया तो मैं हार जाऊंगा। उसे बिस्मार्क को यह पता था। इसलिए पिरसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर एक देश है डेनमार्क, डेनमार्क पर आक्रमण किया। किस पे किया? डेनमार्क पे। जब ये डेनमार्क पर आक्रमण करने गए तो ये पिरसा का है ना बिस्मार्क, बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने वो बोलते हैं ना कि धोखेबाजी। बिस्मार्क ने अपनी भैया चल दी चालें। तो बिस्मार्क ने जैसे ये युद्ध में गया तो युद्ध में जाने से पहले ऐसे ये डेनमार्क किधर, तो ये इधर से गए मिलके ये दोनों गए लड़ने। तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना आगे लगवा दी और अपनी सेना पीछे लगवा दी। अपनी सेना को कर दिया पीछे और ऑस्ट्रिया को सेना को कर दिया आगे। जिससे युद्ध हुआ तो इससे मारी किसकी सेना जाएगी? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की सेना मारी गई और ऑस्ट्रिया की सेना पड़ गई कमजोर, कमजोर पड़ गई। युद्ध तो ये जीत गए, युद्ध तो यह पिरसा और ऑस्ट्रिया जीते मिलके, मिलके युद्ध जीत गए। युद्ध में सेना किसकी मरी? केवल ऑस्ट्रिया की। यह क्यों बता रहा है सेना आगे लगाई? इसका भी थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला है। क्या रिजल्ट था इसका? यानी कि पिरसा को कब मिलके पिरसा और ऑस्ट्रिया ने मिलके डेनमार्क को हराया 1864 में। 1864 में हराने के बाद 64 में हराया, मतलब दिसंबर के टाइम हराया होगा। और 14 अगस्त 1865 में गैलविन समझौता हुआ है। गेस्टाइन गेस्टाइन समझौता हुआ। गेस्टाइन समझौते में क्या हुआ? जैसे कि ये डेनमार्क को जीता तो इसका इतने भाग पे मेरा हक होगा, इतने भाग पे तुम्हारा अधिकार होगा। मतलब एक दूसरे के क्षेत्र में ना आ सके। यह फ्रेंड ये दोनों मतलब जो दो होते हैं ना, दो जब बराबर के हो जाते हैं उनके बीच पटती नहीं। तो ऐसी एक तरफ ऑस्ट्रिया था, एक तरफ था पिरसा। इन्होंने युद्ध तो जीत लिया एक साथ, यानी कि समझौता भी तो करेंगे कौन कितना हिस्सा लेगा जीतने के बाद, कौन कितना शेयर लेगा। तो गेस्टाइन समझौता हुआ। उसके बाद फ्रेंड हुआ 1866 में। अब सुनना फ्रेंड कहानी। 1866 में ये एक हुआ युद्ध है सैरोजोब, सैरोजोब का युद्ध हुआ जिसमें ऑस्ट्रिया को पिरसा ने युद्ध में हरा दिया। मतलब ऑस्ट्रिया था ना जिसको अभी पिरसा ने मिलके डेनमार्क को हराया हराया था ना। जैसे कि ये ऑस्ट्रिया था, ये पिरसा था, इनने मिलके डेनमार्क को हराया। अब ऑस्ट्रिया ने पिरसा को ही हरा दिया। मतलब क्या? इसने इसीलिए उसकी सेना आगे लगवाई थी कि इसकी सेना कमजोर हो जाए और आने वाले समय में हम इससे खुद इसको, इसके जो बिस्मार्क ना इसके मन में पहले ही था कि मुझे ऑस्ट्रिया को भी हराना है तभी जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। फिर इसने फ्रेंड ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया। फ्रेंड ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग देश है। ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है बेना। और एक है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, उसकी राजधानी है कैनबरा। फलाने ऑस्ट्रिया है, ठीक फ्रेंड। तो इसने फ्रांस ये था ना बिस्मार्क ने, इसको भी हरा दिया भैया। इसने पीठ में मार दिया खंजर, खंजर मार दिया। तो भाई उसके बाद होगी क्या? एक युद्ध होने के बाद क्या होती? तुरंत संधि। तो कुछ के साथ तो इसने युद्ध किए, जर्मनी में जो 38 थे ना
महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण युद्ध है फ्रेंड ये। कुछ के साथ तो युद्ध किए और कुछ को भाई साहब अपनी संधियों द्वारा ही कहे भाई साहब आप हमारे अधीन आ रहे, उनने कही नहीं आ रहे तो भैया कर दो आक्रमण, उनने कही हाँ भैया आ रहे तो मतलब आने के बाद उन्होंने मिलके उसको कागज से मतलब संधियों द्वारा मिला लिया। तो फ्रेंड इसने ऑस्ट्रिया को हराया, ऑस्ट्रिया को हराने के बाद एक संधि हुई, मतलब अब तुम हमारे यहाँ आ नहीं सकते जर्मनी में, अब तुम हार चुके इस पे साइन करो। तो भैया इनने करे साइन, कौन सी जगह पे किए, एक है प्राग, प्राग देश है फ्रेंड, प्राग, प्राग में इन्होंने साइन कर दिए, प्रयाग में इन्होंने साइन कर दिए, साइन करे, प्राग में संधि हुई, यानी सैरोजोब का युद्ध की संधि कहाँ हुई, प्राग में संधि हुई। उसके बाद इसका फ्रेंड कथन देखना, कथन सुनना, कथन में क्या है, बिस्मार्क का कथन है, हमने दरार को कागज से ढक दिया, इसकी रणनीति लॉ एवं रक्त की, यानी कि स्वीकार मानो या अन्यथा युद्ध करो, कुछ ने स्वीकार मानी उसको, मतलब इसने सैन्य अधिकांश को तो इसने सैन्य से ही मिला लिया, मतलब सैन करा करा के याद आओ भैया हमारे यहाँ सैन कर दो और अपने स्वीकृत मतलब हमारे अधीन आ जाओ। तो इसने कहा कथन समझना, हमने दरार को कागज से ढक दिया। अब समझ में आया इसने कैसे कागज से ढक दिया, मतलब हमने कागज से इसलिए ढक दिया क्योंकि हमने संधियां कर ली, मतलब युद्ध कम किए संधि ज्यादा कर ली। तो फ्रेंड अब तुम्हें इस कथन का मतलब समझ में आया होगा क्या कथन था। अभी तक तो आपके रटते रह जाते, अब इसकी आपने एनालिसिस कर ली। इससे पहले अगर फ्रेंड आपने फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन को उदय, यूरोप का राष्ट्रीय उदयवाद नहीं देखा तो फ्रेंड मैंने पहले ही बताया यह वीडियो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती, अन्यथा मैं कोशिश तो पूरी करता समझाने की आपको। इससे पहले फ्रेंड वो वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी मैंने, अभी अभी देखो, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड उसके बाद ये कथन दिया ना इसने, उसके बाद हुआ एक सेडोन का युद्ध। क्या हुआ, सेडोन का युद्ध कब हुआ, 15 जुलाई 1870 को, या पिरसा, जो पिरसा था ना, पिरसा ने फ्रांस को हरा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, जिस फ्रांस ने यहाँ से पूरे यूरोप पे, इंग्लैंड को छोड़ के, रूस को छोड़ के पूरे देश पे, पूरे यूरोप पे जीत लिया था नेपोलियन ने, उसने फिर उसको इसने यानी कि बिस्मार्क ने हरा दिया, बिस्मार्क ने युद्ध में हरा दिया। उसके बाद हुई फ्रैंकफर्ट की संधि, जहाँ इसकी संसद थी ना उसमें संधि हुई 1871 में, 1871 में संधि हुई। उसके बाद फ्रेंड यह पूरी तरह स्वतंत्र रूप से एकत्रित हो गए, मतलब क्योंकि क्यों एकत्रित हो गए फ्रांस, फ्रांस को हराने के बाद, क्योंकि भैया पूरे यूरोप पे फ्रांस का कब्जा था। जब हमने सीधी सीधी किसी मेन पार्टी को ही मार दिया तो ये छोटे मोटे तो पूरे इसके अधीन आ जाएंगे, छोटे मोटे तो स्वतः इसके अधीन आ जाएंगे ना। तो फ्रेंड इसके बाद बिस्मार्क ने यह कथन दिया, मैं सम्राट के साथ नष्ट हो जाऊंगा किंतु उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। फ्रेंड यह कहानी है, अगर फ्रेंड यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड आप किसी भी मॉडल का पढ़ लीजिए, किताबों में लिखा रह जाता, आप पेपर में भूल जाएंगे। या फ्रेंड आंख बंद करके वीडियो सुनिए, एक बार और सुनिए पेपर से पहले। आप फ्रेंड उठाइए मॉडल, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप मॉडल बुक जो भी उठाइए, आपको इससे बाहर कुछ मिल रहा हो अभी वीडियो डिसलाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड एक कथन भी है, कथन में और भी जो विद्वान होते हैं ना कथन देते, उन्होंने एक कथन दिया है, हैपन ने क्या दिया है, जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी ना, जो आखिरी वाली, ये जिसने किसको हराया था, ये संधि कब हुई थी बताइए, अभी मैंने बताया यह संधि हुई थी फ्रांस को हराने के बाद, प्रथा ने, यानी प्रथा बोले तो जर्मनी, अब जर्मनी ने जब फ्रांस को हरा दिया था तब यह संधि हुई। तो उसने क्या बोला फ्रेंड, इसका अर्थ मैं समझा रहा आपको। फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप में रसने वाला फोड़ा है, मतलब क्या, फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप में रसने वाला फोड़ा है। जो चोट लगती है ना, फोड़ा बनता है ना अपने फुंसी या फोड़ा, उसमें जो रास्ता है ना निकलता है, तो मतलब उसको अब हमें उससे मुक्ति मिल गई, रस पूरा साफ हो चुका, मतलब अब हमको पूरा यूरोप से शांति मिल चुकी। तो फ्रेंड ऐसे ऐसे विद्यमान हुए। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को, मैं फिर से बोल रहा फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे पहले आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना तो फ्रेंड आपको मैं फिर से बोल रहा, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके और दोस्तों के पास पहुंच सके। अपने जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उन्होंने तो उनको तक तो भेज ही दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।